हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इट इज़ अ स्टडी। दिस इज़ आयुष। और जो आज की क्लास है हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए आज मतलब आप सभी को पता है 7 डेज ही बचे हैं सिर्फ, है ना। लास्ट 7 डेज की जो है प्रैक्टिस पेपर्स करवाए जा रहे हैं यहाँ पे स्कोर क्या आपका चलना चाहिए 17 प्लस। अगर आपका मॉक टेस्ट में 15 से ऊपर स्कोर आ रहा है तो आपका ज़्यादा सही है, बिकॉज मैं तो टारगेट ज़्यादा ही लेके चलूँगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि आप 20 में से 20 लाएँ तो भी बढ़िया है, मगर 17 प्लस एक आपका जो है सेफ कट ऑफ की तरफ आपको ले जाता है। ठीक है, चलिए हम आपकी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं, बिकॉज क्लास आज की बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि ये पैराग्राफ जो है आज का कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैंने ले लिया है ना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये पैसेज केयरफुली पढ़ना है और इसका आंसर देना है आपको। ओके, चलिए पढ़ते हैं इसको। जो वर्ल्ड है ये एक ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है इसकी डेली रिक्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, किसकी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ओके, बाय ऑल पॉपुलेशन अक्रॉस दी वर्ल्ड, यानी दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उस उनके लिए। जबकि अर्थ है वो अपनी फॉर्म को बदल नहीं सकता। एनर्जी जो है एकदम बढ़ती जा रही है और ह्यूमन के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए वेलफेयर हेल्थ ये सबको बढ़ती जा रही है। अब जो रिन्यूएबल्स एनर्जी यानी जो फिर से हो सकती है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक तरह से ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे जो है ख़त्म हो रही है। स्टडी ये आई है यानी एक स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, मतलब जो एनर्जी हम फिर से बना सकते हैं, जैसे हवा से हम एनर्जी बना सकते हैं, हम पानी से बना सकते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है ये। एनर्जी अक्सर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इम्पैक्ट ज़्यादा डाल रही है, बिकॉज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से देखिए, अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से गर्मी कितनी बढ़ जा रही है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ जा रही है, हवाएं कम चल रही हैं, तो हवा कम चल रही है तो एनर्जी नहीं बन पाएगी। गर्मी बढ़ रही है लेकिन धूप नहीं निकल रही है, तो हम सोलर एनर्जी भी बहुत कम तरीके से बना पाएंगे। बिकॉज क्या है कि आपका बादल ढके हुए हैं, पॉल्यूशन एकदम ढक रहा है, पॉल्यूशन की चादर बन रखी है, तो गैसेस ऊपर नहीं जा पा रही है, मूवमेंट नहीं हो पा रही है, हवा नहीं चल रही है, तो पॉल्यूशन की भी चादर भी ढकी हुई है। इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए जो चैलेंज है वो हिंडर हिंडर का मतलब होता है कि ख़राब कर रही हैं, बाधाएं डाल रही हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और इन रॉ मटेरियल्स को एक्सेस करने के लिए और अपना डेली कार्बन फुटप्रिंट के लिए। कार्बन जो है ना, कार्बन एमिशंस हमेशा छूटते ही छूटते हैं, चाहे आप कोई भी एनर्जी बनाएं या ना बनाएं। ओके, यहाँ तक कि हम भी अपना, हम अगर हम फ़ोन कंप्यूटर भी चलाते हैं तो उसकी गर्माहट जो है कार्बन एमिशन ही छोड़ती है और कुछ नहीं छोड़ती। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा आगे की ओर पढ़ लेते हैं। एनर्जी जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका जो रिन्यूएबल एनर्जी है थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज की वजह से सस्टेन हो रहा है, हमें इसे मतलब बदलना पड़ेगा, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, चलिए अब इसका आंसर जो है देते हैं। और एक और चीज़ मेरे को आपको बतानी थी इसी चीज़ से रिलेटेड। देखिए, जो एसी होती है ना, एयर कंडीशनर होता है, इससे सबसे ज़्यादा जो है ओजोन लेयर को दिक्कत होती है। ओजोन लेयर सबको मालूम है ना क्या करता है, हमें यूवी रेस से क्या करता है, बचाता है, यूवी रेस से सेफ रखता है, प्रोटेक्टेड रखता है। लेकिन ये चीज़ देखिए कि जो दुनिया है वो बहुत बोल रही है अरे हमारा ओजोन लेयर घट रहा है, हमारा ओजोन लेयर में छेद हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, लेकिन कोई भी एसी बंद नहीं करता है। बल्कि एसी का यूज़ अब बहुत ज़्यादा हो गया, बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े ऑफिसेज में, बड़े बड़े आपका जितने भी सेक्टर्स होते हैं इन सब में कितने ज़्यादा एसी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग क्या कहते हैं कि अरे ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका रहा है, किसी को एसी बंद नहीं करनी है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं लोग, मतलब सोच थोड़ी सी हमारी बहुत अच्छी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। मार्केट फेलियर्स क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू रॉ मटेरियल फॉर फ्यूचर, इन सब चीज़ों का पैसेज में किस तरीके से जो है इस्तेमाल करा गया है। तो इस तरीके, ये किस तरीके से इस्तेमाल करा गया है, ये हमारे लिए ऑब्स्ट्रक्शंस है। ठीक है, हिंडर का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस यानी बाधाएं। ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं कि जो ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधाएं बना रही हैं क्लाइमेट चेंजेस को रिड्यूस करने में। ऑप्शन नंबर 2 मैग्निफिशेंट पर्सपेक्टिव, जो कि मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। तो ये है, हमें हम कैसे जो है ये ऑप्शन नंबर 2, हम कैसे इसे एक रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर इसे, मतलब जो क्लाइमेट चेंज है उसे रिड्यूस कर सके, ताकि हम रिन्यूएबल सोर्सेज और ज़्यादा मैनेज कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3, आप
इसको पढ़ के खुद से आंसर दीजिएगा। मैं तो इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ बिकॉज क्लास भी बड़ी हो जाएगी, आपका पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। और एक और बात, लास्ट 6 डेज में क्या करेंगे हम कि जितने भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं ये सारे क्वेश्चन, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, और जितने भी आपके मतलब पैसेज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आप सीधा वोकैबुलरी पे ध्यान देंगे, नाउन प्रोनाउन पे ध्यान देंगे। 5 दिन में इतने करा दूंगा कि पेपर जो है आएगा तो ये मान लो जैसे ही आएगा उसी में से आएगा, ये मान लेना 5 दिन में तो। और आराम से जो है आंसर भी दे दोगे, प्रैक्टिस रहेगी तो सही रहेगा। देखिए मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि आपके धीरज सर ने भी बताया था, मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, प्लस आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या रहेगा। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है, मॉक टेस्ट का मतलब होता है पेपर जो होता है उसकी कॉपी। ठीक है, मॉक टेस्ट का मतलब होता है जो पेपर होता है, जो रियल पेपर होता है उसकी कॉपी। ओके, मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि जो हम करवाएंगे उसी में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो आ जाती हैं, जैसे कि अब मैंने इतने सारे पैराग्राफ करवा दिए हैं, ठीक है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, इसमें से लिख के देता हूँ कुछ नहीं आएगा, ये बस मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा था। ओके, हो भी सकता है आ जाए, नहीं भी हो सकता नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नाउन, ठीक है, आपका प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इडियम्स हो गया यानी मुहावरे, ठीक है, ये सब के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो ये सब एग्जामिनर वहीं से डालते हैं जहाँ से लोग पढ़ते हैं बस, क्योंकि वो भी आपको जॉब देना चाहते हैं, बस आप लेने वाले बनो। ठीक है, बस आप क्या करो, लेने वाले बनो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पे, कैसी अपॉर्चुनिटी जो रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी को जो है हमें कनेक्ट करती है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है इसका 4 है इसका आंसर। एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी एक्सेस, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, और ये सब जो है हेल्थ इम्पैक्ट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, और इसका आंसर है बी। क्या है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है डे टू डे लाइफ में, कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और फर्दर लीड्स टू प्रोडक्टिविटी, यही तो है हमारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा ही क्वेश्चन लाऊंगा करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग वाले, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग्स। ओके, और क्या लिख दूँ, और क्या लिखूँ यहाँ पे, पैसिव एक्टिव वॉइस। ठीक है, पैसिव एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पीच भी लिख सकता था सीधा, इसके क्वेश्चन लाऊंगा। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी बने रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे ही मतलब जैसे ही पेपर खत्म होगा ना, ये सब मैं एकदम बेसिक से कराऊंगा। और एक बुक है, आपको वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसी में से कराऊंगा आपको, मैं उसकी पीडीएफ दे दिया करूँगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, मेरे नज़रिए में। और हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर लो, चाहे आप मतलब किसी भी छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, वो उसमें आएगा ही आएगा उसमें से, ऐसा करवा दूंगा। और आपका जितना भी नाउन हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, ये सब जितना भी है ये सब मैं आपको जो है करवाऊंगा, है ना। कल से 5 दिन तक लगातार वही करेंगे। पैराग्राफ अब छोड़ रहे हैं क्योंकि पैराग्राफ आपको खुद से पढ़ के करना है, मेरे को बस इतना ही प्रैक्टिस करवाना था और इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। चलो, इसमें से क्या है जो गलत है, देख के पता चल गया कि गलत कौन सा है। एडिएबल, एडिएबल जैसा कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, मेन शब्द क्या होता है, एडिबल, खाने वाला चीज़। मैंने आपको पढ़ाया भी था एडिबल क्या होता है। फैंटास्टिक मतलब होता है सुपर। ठीक है, क्या होता है फैंटास्टिक मतलब होता है ट्रेमेंडस, ये सब होता है। इसके सिनोनिम लिख लीजिएगा, ट्रेमेंडस। ये कभी कभी पूछे जाते हैं। हाँ, एंटोनिम सिनोनिम तो बोलने ही भूल गया था। हैबिटेशन का मतलब होता है रेजिडेंस, कहीं पे रहने के लिए। ठीक है, ये होता है हैबिटेंस, हैबिटेशन का मतलब। और एक होता है हेजिटेशन, उसको बोलते हैं झिझकिचाहट। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग। ठीक है, क्या होता है ओवरलैपिंग, ज़्यादा से भी ज़्यादा। ओके, चलिए। और एडिबल का सिनोनिम क्या होता है, ईटेबल, मतलब इस वाले एडिबल का, ना कि इस वाले एडिबल का, ये तो स्पेलिंग ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सिनोनिम बताइए इसका, किसका, डिसेप्टिव का। अब देखिए डिसेप्टिव का जो मतलब होता है, पहले डिसेप्टिव का मतलब जानते हैं। डिसेप्टिव का मतलब होता है झूठ बोलना। सरल भाषा में बोलूँ तो झूठ बोलना। ठीक है, क्या होता है, झूठ बोलना, झूठ बोलना। झूठ बोलना होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब होता है झूठ बोलना, है ना, झूठा।
तो डिसेप्टिव का सिनोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। मिसलीडिंग, मिसलीडिंग का मतलब भी तो यही होता है जो झूठ बोले हमको, जो हमें जो है क्या करे, इधर आपका एक तरह से गलत विचार की तरफ हमें ले जाए। ओके। इग्नोरेंट का मतलब क्या है, किसी चीज को इग्नोर करना। हम्बल का मतलब क्या होता है, हम्बल का मतलब होता है एकदम मतलब नॉर्मल पर्सन बन के रहना, कोई ज्यादा वो भी नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। कॉसिंग मेलेफिक का मतलब होता है कोई चीज किसी को हार्म पहुंचाना या फिर किसी चीज को तबाह करना, ठीक है। क्या होता है, किसी चीज को तबाह करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, प्रूडेंट का मतलब जानते हैं पहले। शोइंग एंटोनिम, एंटोनिम मतलब इसका अपोजिट बताना है, यानी हमें इसका जो है उल्टा बताना है। ओके, क्या बताना है, अपोजिट यानी उल्टा बताना है। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, आपका किसी को गुड जजमेंट, ठीक है, किसी को गुड जजमेंट देना। क्या देना, गुड जजमेंट देना, ये होता है प्रूडेंट का मतलब। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होगा, अनवाइज। अनवाइज का मतलब होता है किसी के जो मतलब बोलते हैं ना कि जज साहब हमारे साथ इंसाफी, हाँ, इसको कहते हैं इंसाफ देना। क्या कहते हैं इसको, इंसाफ देना, जजमेंट अच्छी देना, है ना। सॉरी, मैंने आधा इंग्लिश और आधा हिंदी लिख दिया। पेन है ना यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ गुड जजमेंट, ठीक है। क्या लिख देता हूँ, गुड जजमेंट यानी इंसाफ देना। और यहाँ पे लिख देता हूँ अनवाइज यानी बैड जजमेंट, यानी इंसाफ ना देना, बैड जजमेंट, ठीक है। और आपका इंटेलिजेंट का मतलब सबको पता है, स्मार्ट। क्रूअल का मतलब होता है जिसके पास दिल नहीं होता। जुडिशियस का मतलब होता है, इसका भी मतलब यही होता है गुड जजमेंट देना, ठीक है। तो ये जो है इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, और बाकी दो वर्ड जो है अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो इसका मतलब होता है बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव और ओवर प्राइस। अब इस शॉर्ट भाषा में बोल लो कि किडनी बेचेगा क्या भाई मेरी, किडनी बेचेगा क्या भाई मेरी, है ना। बोलते हैं ना आईफोन खरीदने के लिए, अरे किडनी बेच दे यार तू मेरी, उसी का मतलब है ये कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। चलिए आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, पुलिसमैन ने कहा प्लीज, ठीक है। चेन दी नरेशन का मतलब भी यही होता है, डायरेक्ट स्पीच। चेन दी नरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना। ओके, प्लीज ब्रिंग ब्रिंग मी अ क्या चेयर। क्या बोल रहे हैं, प्लीज कृपया करके मेरे लिए चेयर लाओ, पुलिसमैन ने ऐसा कहा। तो अगर यहाँ पे देखिए, प्लीज का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्लीज का हो जाएगा रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड दो जगह पे है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों की ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे जो है 10 सेकंड निकल गए, ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि आपको ना कम से कम ये मानिए इंग्लिश के सेक्शन में आपको 20 मिनट मिलते हैं, ठीक है। और रागा के सेक्शन में जो है आपको मिलते हैं 25 मिनट। तो इसलिए आपका हो गया टोटल। एक्स एंड वाई ग्रुप में जो है इंग्लिश के लिए हमेशा आपको 20 ही मिनट देंगे, ठीक है। और वाई ग्रुप में जो रागा सिस्टम होता है उसमें आपको 25 मिनट देंगे, इसलिए टोटल पेपर हो जाता है 45 मिनट का। और बाकी बाकी 50 70 70 मिनट का जो है एक्स ग्रुप का होता है, और एक्स एंड वाई ग्रुप का आपका शायद 90 मिनट का, ऐसे कुछ समथिंग होता है, मेरे को भी याद नहीं है ढंग से, ठीक है। तो ये ऐसे करके होता है। तो आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, 30 सेकंड लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम बहुत होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पुलिसमैन ने कहा कि रिक्वेस्ट करी टू प्लीज ब्रिंग मी तो चेयर होता ही नहीं, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्म में तो हम तीसरे पर्सन में होता है, ब्रिंग हिम अ चेयर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर। ऐसे आंसर पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इशू चेन द वॉइस, यानी ये एक्टिव है। आपको पता है पेपर में पहचानना भी पड़ेगा एक्टिव है कि पैसिव है, तो हमें इसे पैसिव में जो है करना है। चलिए, रीशू चेंज द फ्लैट टायर। तो यहाँ पे फ्लैट टायर हमारा ऑब्जेक्ट है, रीशू का ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लैट टायर, तो फ्लैट टायर चेंज होगा, ठीक है। ये तीनों है, इसको गलत कर देते हैं। ओके, इसका कोई काम नहीं, ऑप्शन नंबर 2 का द फ्लैट टायर वॉज बींग, ये भी बींग भी नहीं आएगा, ठीक है। बींग जो है नहीं आएगा। द फ्लैश टायर चेंज बाय रीशू, ये भी नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं है, तो वॉज आएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज्ड है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट है तो वॉज आएगा, वॉज बीइंग नहीं आएगा। बीइंग कभी भी जो है आपका बीइंग होता है ऐसा कि वो चलते वक्त आता है, चल थोड़ी रहा है यहाँ पे कुछ, वो तो हो चुका है ना। तो फ्लैट ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
ग्रुप ऑफ कैटल और शिप, देखिए अब मैं आपको कल भी बताया था इसे क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, है ना, हर्ड कहते हैं। टीम आपको सबको पता है। पाइल किसे कहते हैं, किसी किसी चीज के ऊपर किसी चीज को रख दिया ना, किसी चीज के ऊपर किसी चीज को रख दिया, उसको बोलते हैं पाइल। हीप का मतलब क्या होता है, हीप का मतलब होता है आपका एक तरह से मान लिया कि किसी चीज का कलेक्शन, जैसे कि आपका साग सब्जी का जो होता है उसके ऊपर रख दिया है ना, ऐसे जैसे पालक की गड्डी देखिए ना आपने, ऐसे करके रख देते हैं, ऐसे करके रख देते, उसको उसको भी हम हीप कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका, हर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मैंने कल क्या पढ़ाया था कि हमें 2 वर्ड जो है शुरू के देखने हैं, इससे हमारा आंसर जो है एकदम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए ढूंढते हैं, PRSPRPRQ। चलिए PR से ढूंढते हैं पहले। पी नॉट इन डूइंग, ये तो व्हाट वन लाइक्स ना, ये तो मन ही नहीं रहा। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस ना। SP से ढूंढते हैं, S यानी व्हाट वन लाइक्स नॉट इन डूइंग, ठीक है, व्हाट वन लाइक्स नॉट इन डूइंग, हाँ ठीक है। क्यू बट इन लाइकिंग, बट नहीं, ये तो उल्टा हो गया। RP से ढूंढते हैं, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज, हाँ ये लग रहा है कि हाँ इससे शुरू होगा। नॉट इन डूइंग, हाँ ठीक है। नॉट इन डूइंग व्हाट वन लाइक्स बट इन लाइकिंग व्हाट वन डज, हाँ एकदम सही है। क्या खुशी का क्या राज होता है कि खुशी का क्या राज होता है, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट इन डूइंग व्हाट वन लाइक्स, ठीक है। खुशी का क्या राज होता है कि वो मत करो जो एक को पसंद है, वो करो जिससे जिसको करने से आपको खुशी मिले, ठीक है। खुशी का मतलब क्या होता है, ये थोड़ी होता है कि हाँ वही करो जो हमारा मन हो, जिसको, अब देखिए आपको डिफेंस का पेपर तैयारी करने में मजा आता है, तो ये आपकी क्या हो गई, हैप्पीनेस हो गई, ठीक है, हैप्पीनेस हो गई। अब यहीं पे आपको कोई बोले कि भाई डिफेंस की तैयारी मत करो, SSC की तैयारी करो, तो ये तो उनकी पसंद है ना, हमारी पसंद थोड़ी, हम अपनी पसंद के लिए करेंगे, जो हमको खुश रखेगा हम उसी को तो पसंद करेंगे। तो क्या हो गया आंसर, यहाँ पे 3rd नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नाउन फॉर्म ऑफ एक्टिव, एक्टिव को क्या कहते हैं, ताजा दुरुस्त रहना। तो ताजा दुरुस्त का मतलब क्या होगा, कहीं पे कुछ काम हो रहा हो तो एक्टिविटीज का क्या हो जाएगा, नाउन फॉर्म हो जाएगा। और जो आपका चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ खास नहीं है। पोर द वाटर इनटू, यहाँ पे इनटू आएगा, इनटू जो है यहाँ पे आएगा, इनटू द आर्टिकल, गिलास के अंदर जो है पानी डाल दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये सब आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, बस एक बार एयरफोर्स का पेपर होने दीजिए, फिर आपको बेसिक से ऐसी इंग्लिश पढ़ाऊंगा ना, आपने पढ़ी ही नहीं होगी कहीं पे। इट लुक्स इट लुक्स, ऐसा लगता है, लगने में क्या आता है, इफ आता है, तो इफ आता है तो इसका आंसर है एज इफ इट्स गोइंग टू रेन, ऐसा लगता है कि यहाँ बारिश होगी। क्वेश्चन नंबर 16, समवन इज सिटिंग डैश द शेड, द शेड यानी अंडर, अंडर आएगा। अब वो तो ऊपर हो जाता है, ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, और इसका मतलब होता है वो पेड़ के अंदर थोड़ी बैठा है, अंडर द शेड ऑफ ट्री यानी वो पेड़ की छांव के नीचे बैठा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ आई वॉज एन आर्टिस्ट, अगर मैं एक आर्टिस्ट होता, क्या होता, आर्टिस्ट होता, अगर मैं एक आर्टिस्ट होता तो मैं क्या करता, बताओ मैं क्या करता अगर मैं आर्टिस्ट होता। तो मैं जो है दुनिया घूम के आता। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या है ना, यहाँ पे गलती ये है कि कभी भी जो आपका, अगर हम सोचते हैं इफ करके सोचते हैं ना, है ना, इफ करके सोचते हैं, तो अगर इफ करके सोचते हैं तो इफ वर आ जाता है, वॉज नहीं आता, ठीक है, क्या आता है, वर आता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, प्लूरल में चला जाता है ये, लेकिन इसे हम सिंगुलर ही मानते हैं। इफ आई वर एन आर्टिस्ट, ए ऑप्शन में गलती थी, हमें पता चल गया। अब क्यों था कि जो इफ आई वर है ये सब्जेक्ट बता रहा है, ठीक है, मूड बता रहा है, तो हम वर लगाएंगे। जैसे मान लिया अगर मैं लंबा होता तो मैं ये ड्रेस खरीदता, इफ आई वर टॉलर आई वुड बाय दिस ड्रेस। या फिर अगर मैं 20 का होता तो मैं दुनिया घूमता, इफ आई वर के साथ जो है वुड आएगा। ओके, ये चीज को ध्यान रखना इसमें। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 के, नो सूनर हैड द फुटबॉल मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो यहाँ पे गलती क्या है, व्हेन इट बिगेन टू रेन, ये गलती है। क्यों गलती है अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देन आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका देन आएगा। नो सूनर हैड द फुटबॉल मैच स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन, फुटबॉल मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ था कि जो है बारिश होने लगी थी। अब जो नो सूनर है ना, नो सूनर है, इसके बाद देन ही आता है, इसका जो
एकदम बेसिक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी 5 दिन है, 5 दिन में लेके बैठ गया तो कोई कुछ नहीं समझ में आ पाएगा, और प्लस हमारा यहीं पे जो है काम खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम जो है खत्म हो जाएगा, इंग्लिश भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? देन आएगा। और ये चीज़ याद रखना कि नो सूनर के साथ क्या फॉलो होता है? देन फॉलो होता है। ओके, नो सूनर के साथ क्या फॉलो होता है? देन फॉलो होता है। और जो और कुछ खास नहीं है इसे। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 19। वुमन ने क्लर्क से कहा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसने क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब आस्क आएगा। अगर आस्क आएगा तो ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। आस्क द क्लर्क, इफ जरूर आएगा, और इफ के साथ अगर इज है तो वॉज आएगा। इफ दैट स्टेटमेंट, तो ये तो सैड हो गया, ठीक है। यहाँ पे इफ दैट स्टेटमेंट वॉज ट्रू, इफ नहीं है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। इफ दैट स्टेट इज है तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। राघव मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड। जो राघव है उसको मतलब यहाँ पे हेड कहने का मतलब है कि दीवार पे या फिर किसी चीज़ की एकदम टॉप चीज़ को हेड कहते हैं ना, तो उस पे नेल को यानी कील को ठोकने की ज़रूरत है। तो इसको, ये एक्टिव वॉइस है, इसे पाइस जो है पैसिव करना है। तो मस्ट के साथ एक चीज़ याद रखना, बी आएगा, ठीक है। मस्ट के साथ क्या आएगा? बी आएगा। और बी के बाद जो है बाय आएगा, फिर उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट आएगा। इसको ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, है ना। इसको ऑब्जेक्ट क्या लिख देता हूँ? ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। चलिए, द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड, ठीक है। द नेल मस्ट बी, यहाँ पे मस्ट नहीं, बी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। नेल हैड टू बी, हैड कुछ नहीं होता और ये मस्ट बी है। लेकिन जो है यहाँ पे हिट बाय राघव है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बनता, ठीक है। ऐसा जो है कुछ नहीं बनता, ये भी कुछ नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही। द नेल मस्ट बी हिट ऑन दी हेड बाय राघव, ठीक है। बाय जो है राघव हो जाएगा। तो आपका ये होता है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट जो हमारा बन जाता है बाद में, ठीक है, मस्ट प्लस वी, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस बाय आएगा, और प्लस क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। हमारा सब्जेक्ट क्या था? राम था, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या था? नेल को ठोकना। तो ये चीज़ था, ठीक है। चलिए आज की जो आपकी क्लासेस हैं ख़त्म हो जाती है। ओके, तो चलिए आंसर कीज मैंने इस बार पहले ही लगा दी थी आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आंसर कीज इधर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लाइक करके डाउट हो तो पूछ लेना, ओके। और कल से आपकी जो है वोकैबुलरी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 5 दिन तक लगातार करेंगे, 6 दिन तक, ओके। चलिए इसको अब पीडीएफ जो है आपका सबको मालूम है, टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक पे जो है, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है ना। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में, यानी वीडियो के बिल्कुल नीचे। और प्लेलिस्ट का भी है, तो आप वहाँ से वीडियो भी सारी चीज़ें डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। तो चलिए अब कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, है ना।